इस बार जब ये 4 स्लैब से घटकर 2 स्लैब आ गया है, तो बड़े बिजनेसमैन जैसे कि आप इतने सारे कंपनी संभाल रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है? कैश फ्लो है आपको, जो हमें हर महीने एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी टैक्स को कलेक्ट करके देना होता था, और कई बार तो पेमेंटें ही नहीं आती, और उसी बेस पे हमारे से जो पेमेंटें जाती हैं वो भी नहीं जाती, तो नीचे वाला भी फंस जाता है और हम भी फंस जाते हैं, और बड़े वाले को एडवांटेज मिल रहा था। ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें तो 18% जीएसटी दर है, आप इसे कितना सही मानते हैं? हेल्थ एजुकेशन जो सिस्टम है वो एकदम फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। क्योंकि यही, अगर मेरे फादर ने अच्छी एजुकेशन नहीं ली होती, वो भी सरकार ने पढ़ाया था, उन्होंने ना ली होती, तो ये विक्टोरिया साम्राज्य जो बना हुआ, इतने 10-15 हज़ार लोग इसके अंदर काम करते हैं और कई हज़ार करोड़ का वो जनरेट करता है, वो पॉसिबल ही नहीं था। क्या आप मानते हैं कि ये जीएसटी में बदलाव के बाद वाकई अब ये गुड सिंपल टैक्स बन पाया है? पहले जो हमारे पास टैक्स थे वो बहुत डिफरेंट तरह के 10, 15, 20 तरह के टैक्स थे, हर जगह पे अलग अलग तरह के टैक्स थे। टाटा और महिंद्रा और सब कंपनियों का एक्सपेक्टेशन है कि 15%, 12 से 15% प्रोडक्शन सेल बढ़ेगी, तो जब वो सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी जो लेस दिख रहा था वो लेस नहीं होगा, वो बराबर ही हो जाएगा, हो सकता अगले साल इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके दाम चाइना से बनी चीज़ों से ज़्यादा है, तो वो रिफॉर्म और हमारे रिफॉर्म में बड़ा अंतर है। आजकल के युवा जो व्यापार करना चाहते हैं, जो नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो भी काम आपके सामने आया उसको ईमानदारी से करना, और रिजल्ट के लिए इमीडिएटली नहीं देखना, 9 साल का पीरियड है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है, आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, मशीनों के शहर औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में पिछले करीब 53 साल से इंडस्ट्रीज जमा कर बैठे बांगा परिवार ने व्यापार में उतार चढ़ाव देखे हैं। इस औद्योगिक परिवार ने सिर्फ फरीदाबाद में उद्योगों को उपजते नहीं, बल्कि जीएसटी लागू होते और जीएसटी में होने वाले बदलाव को भी देखा है। और इसीलिए आज मैं खास इंटरव्यू करने वाली हूँ। मेरे साथ एक बड़े बिजनेसमैन और एक बड़े समाज सेवी, जिन्हें फ्री मैन के नाम से भी जाना जाता है, एसएस बांगा जी मौजूद है। और एसएस बांगा जी से आज हम बात करेंगे जीएसटी को लेकर। किस तरीके से बीजेपी सरकार ने हाल ही में नवरात्रों के तोहफे के रूप में जनता को, भारतवासियों को ये जीएसटी का तोहफा दिया। जीएसटी में बदलाव हुए हैं, 4 स्लैब घटाकर 2 स्लैब रह चुके हैं। इससे कितना फायदा होगा आम लोगों को और खासकर बड़े बिजनेसमैन को, यानी कि उद्योगपतियों, यही बातचीत आज हम करने वाले हैं। बांगा जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि जीएसटी जो पहले लागू हुआ, पहले आया, लोगों को काफी खुशी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को एक नया नाम दिया, गुड सर्विस टैक्स की जगह गुड सिंपल टैक्स। क्या आप मानते हैं कि ये जीएसटी में बदलाव के बाद वाकई अब ये गुड सिंपल टैक्स बन पाया है? ऐसा है कि जब पहले जीएसटी आया तो उससे पहले का रजीम क्या था, उससे पहले जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो क्या था, उस टैक्स स्ट्रक्चर को देखिए तो जीएसटी में उन्होंने कोशिश करी हर जगह पे कि कम से कम स्लैब लाए जाएं। पहले जो हमारे पास टैक्स थे वो बहुत डिफरेंट तरह के 10, 15, 20 तरह के टैक्स थे, हर जगह पे अलग अलग तरह के टैक्स थे, तो उनको स्लैबों को उन्होंने 4 में लाने की कोशिश करी जी। क्योंकि वो अपने आप में इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्साइज सेल टैक्स और इतने कॉम्प्लिकेटेड टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट के अपने, हर जगह पे अपने अलग अलग, हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने सेल टैक्स अलग थे और एक्साइज अलग थी, तो उनको सारों को इकट्ठा करना और उसको 4 में लाना वो भी अपने आप में काम था। कोशिश करी गई थी कि उसको सिंपल करें, बट 4 में देखा जाए तो 16 से 4 में आना सिंपल ही है। बट जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो इसमें कई सारी अमेंडमेंट आती रही, जल्दी एक के बाद एक, जो भी प्रॉब्लम देखी जा रही थी उसको अमेंडमेंट करते गए, तो उस इतनी अमेंडमेंट में कई सारे कॉम्प्लिकेशन इकट्ठे हो गए। हर जगह पे रोटी, ब्रेड और अनाज के लेके एक ही चीज़ के ऊपर 4 तरह का टैक्स हो गया, 5%, 12%, 18%।
पिज़्ज़ा पे 18 हो गया तो वही रोटी है, वही कोई परोठा पैक हो गया तो 12 हो गया, बिना पैक का तो 5 हो गया, दही पे कुछ हो गया। तो इतने कॉम्प्लिकेशन हो गई कि वो रिक्वायरमेंट बन चुकी थी कि इस तरह का कोई रिफॉर्म आए, तो उसको स्लैब और डिमांड भी है, क्योंकि इंडिया जो है अब इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, तो हमको बाहर के देश को भी देखना पड़ता है, यूरोप को देखना पड़ता है, सबको देखना है उधर किस तरह के रजीम है, ताकि लोग एक्सेप्ट कर सकें जल्दी से। तो अब हर बंदा बिजनेसमैन बन रहा है, तो उसको इतनी तेज़ी से एक्सेप्टेंस आए और वो सिंपल हो तो वो उसमें जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इसलिए ये चेंज पुराने और उसके अंदर का ये अंतर है। अब जो है उसके बाद 2 टैक्स आ गए। आपने क्वेश्चन किया कि ये सिंपल हुआ या नहीं। जी। मैंने आपको बताया कि पहले रजीम से जो जीएसटी था वो सिंपल था, फिर जब ये काम किया तो उसके बाद अब जब आया तो 2 स्लैब में नेचुरली वो काफ़ी सिंपल हो गया। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें सर, तो अगर भारत मैन्युफैक्चरर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, अग्रसर है, लेकिन अभी भी भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके दाम चाइना से बनी चीज़ों से ज़्यादा है। तो क्या इसकी भी एक वजह जीएसटी की दरें मानी जाए? वो हमारा जो स्ट्रक्चर है कंट्री का और उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। उसमें क्या है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक में सेटअप में आप वो चीज़ें नहीं लगा सकते जो चाइना ने लगाई है अपने यहाँ पर। उनके यहाँ जो हमारे यहाँ का लोगों को लेके चलना है, उन्होंने अगर जो नहीं चला तो उन्होंने आपको जब उनका यहाँ रिफॉर्म शुरू हुए थे तो वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ से लोग गायब हो गए थे। तो वो रिफॉर्म और हमारे रिफॉर्म में बड़ा अंतर है। तो वो अब हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप होने के करके हमको सबको लेके चलना होता है साथ में। जी। हर रिजीम को किसान की तरह लेके जाना होता है, इंडस्ट्री वर्कर को इंडस्ट्री वर्कर की तरह। इतनी वैरायटी ऑफ पीपल है हमारे देश में, उन सबको इकट्ठा करके एक तरह से लेके जाना ये अपने आप में बहुत इजी टॉक्स नहीं है। हम दूसरी कंट्रियों की तरह एक ही तरह के धर्म नहीं रखते हैं। यहाँ पर हर तरह के धर्म हैं, मैनी टाइप ऑफ लैंग्वेज है। अब जापान में जाओ तो सिर्फ जापानी बोली जाएगी, अब चाइना में जाओ तो दूसरी भाषा ही नहीं आती है। हमारे अपने अंदर भाषा ही इतनी है, तो इन सब का उनके साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो रिजीम नहीं है। जी। एसएस बांगा जी की अगर हम बात करें, बांगा परिवार आपका जो व्यापार है सिर्फ जहां हम इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद है, फरीदाबाद और हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर मैं बात करूं विक्टोरिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कई बड़े राज्यों में है। विक्टोरिया लिफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, रेडिशन ब्लू होटल ग्रेटर नोएडा की बात आए तब एसएस बांगा जी का नाम आता है। जूना महल होटल रणथंबोरा, ओटोसीज, ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, कई बड़े ग्रुप्स के साथ आपने उन्हें खड़ा किया है, इन बड़ी कंपनीज को, इन्हें संभाला है, इन्हें देखा है। और आपने तब भी आपके व्यापार में ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है आप इसका जवाब दीजिएगा, जब जीएसटी लागू हुआ था तब भी बदलाव आए होंगे और बहुत कुछ बदला होगा आपके व्यापार में। लेकिन इस बार जब ये 4 स्लैब से घटकर 2 स्लैब आ गया है, तो बड़े बिजनेसमैन जैसे कि आप इतने सारे कंपनी संभाल रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है? देखो, पहले जो जीएसटी आया था उसमें मैन्युफैक्चर और कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट मैन्युफैक्चर और जो ओई है जो हमसे डिमांड करता है, उन दोनों का स्लैब सेम था, जो कि एक छोटी इंडस्ट्री को हिट करता था। हमारी जैसी वर्कशॉपों को या मिडिल क्लास को उनको हिट करता था। वो 28% हम लगा रहे हैं और 28% वो दे रहा है। अब जब 28% दे रहा है तो हमारे जो पैसे हैं वो पूरे फंस जाते थे, कैश फ्लो जो है टाइट हो जाता था। अब जो 28 का 18 करा तो 18 के बाद वो 28 लगाएगा, मैन्युफैक्चर लगाएगा। तो उससे जो कैश फ्लो है आपको, जो हमें हर महीने एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी टैक्स को कलेक्ट करके देना होता था, और कई बार तो पेमेंटें ही नहीं आती, और उसी बेस पे हमारे से जो पेमेंटें जाती हैं वो भी नहीं जाती, तो नीचे वाला भी फंस जाता है और हम भी फंस जाते हैं, और बड़े वाले को एडवांटेज मिल रहा था। वो एडवांटेज जो है अब छोटे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल जो है अब ऑटोमेटिकली उसका कैश फ्लो ठीक होगा इस चीज़ से, और उसको पेपर वर्क थोड़ा ठीक होगा, उसके करके वो ग्रोथ जो है और इजीली कर सकेगा, वो आगे बढ़ सकेगा। ये पिछले और इसमें डिफरेंस है।
यानी कि आप समझ रहे हैं कि एमएसएमई को उससे बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल उसको जो है स्लैबों में 4-4 स्लैबों में कहीं कुछ 5% भी खरीद रहा है, कहीं 18% लगा रहा है, कहीं 18% खरीद रहा है 28%। तो जब तक वो पेमेंट आई नहीं है और उसको 18-28% टैक्स जमा कराना पड़ता है और जमा कराने की टाइम सेम है, उसमें चेंज नहीं है, पेमेंट आने का समय अलग हो सकता है, तो वो कैश फ्लो में फंस जाता है वो। जी, सरकार दावा करती है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएंगे। जमीनी स्तर पर क्या ये सचमुच ये हो सकता है? बिल्कुल सही है, इसमें सही है। आपने बोला 4 स्लैब से 2 स्लैब हो गए, 2 स्लैब नहीं, इसके ऊपर भी 2 स्लैब थे जो कि सेस की तरह ऐड किए जाते थे। 28 के बाद भी 12% सेस है, वो 50% तक जाता था लग्जरी, वो अब 40 पे आ गया है, जो कि ऑलरेडी बड़ी गाड़ियों पे या बड़े उस पे या और लग्जरी आइटमों पे वो 50% तक 28 से 50% तक जाता था। तो वो जो 50% तक जाता था तो उसका अब वो 40 पे आ गया है, 52 तक था, तो वो 12% का एडवांटेज। तो वो अब आप देख रहे हो महिंद्रा, मारुति और टाटा, ये सब जो है अपनी प्राइसिंग को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। 70,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक पर व्हीकल पे इम्पैक्ट आ चुका है। वो जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन होने के लिए जाएगा और टाटा और महिंद्रा और सब कंपनियों का एक्सपेक्टेशन है कि 15% 12 से 15% प्रोडक्शन सेल बढ़ेगी। तो जब वो सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी जो लेस दिख रहा था वो लेस नहीं होगा, वो बराबर ही हो जाएगा। हो अगले साल इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो है आप अगर पुराने अगर कॉर्पोरेट टैक्स भी चेक करें तो पहले जो 30% से 25% गया तो एक साल ड्रॉप होकर फिर नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा जंप मारता है। वो पैसा आएगा तो बिजनेसमैन के पास आएगा तो कहाँ लगाएगा? वो इसी काम को, अपने काम को ग्रो करना चाहता है, उसकी आदत में पड़ गया है कि आगे ग्रो करना। तो इस करके वो जितना कलेक्शन, वो जितना उसके पास सरप्लस होगा वो उससे फिर पॉपुलेशन को काम मिलता है। काम मिलेगा तो फिर वो कहीं ना कहीं वो लोग खर्च करेंगे, तो फिर कलेक्शन, फिर वो कपड़ा खरीदेंगे, कपड़े से मिलेगा, खाना खाएंगे, खाने से मिलेगा, कहीं 5 कहीं 18 मिलेगा उस सरकार को। जी, यानी कि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाता है, वो अपने आप एक साइकिल बन जाता है, एक रिदम बन जाता है। पैसा कोई नहीं रखता, पैसे को स्पेंड करता है। आपके पास आएगा, आप कहीं ना कहीं स्पेंड करोगे। बिल्कुल, एक जगह से बचेगा तो दूसरी जगह लगना ही है। जब स्पेंड करोगे, अगर इवन देन अगर आपने बैंक में भी रख लिया, वो भी बड़ी नीडेड है, वो भी कैपिटल जनरेट कर रहा है, वो भी फिर सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सेविंग है, जो 25% मिनिमम होनी चाहिए, वो अगर वो 25 से ऊपर चली जाती है तो वो उसको सरकार जो है वो बैंक के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर और जनरेट कर सकती है। आपने बैंक का जिक्र किया, बैंक के जिक्र से मेरे जहन में एक सवाल आया। आरबीआई ने जब ब्याज दर कम की ताकि ग्राहकों को ईएमआई कम पे करनी पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, लेकिन आरबीआई की ब्याज दर कम करने के बावजूद भी वो जो सीधा असर था वो लाभ नहीं पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने ग्राहकों ने कई सारे बैंक को कोसा, फिर उन्हें जिम्मेदार ठहराया। तो क्या जीएसटी का जो स्लैब बदला है, जीएसटी में जो परिवर्तन हुआ है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसे पहले एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। क्या मुनाफाखोरी छोड़ बड़ी कंपनियां सीधे ग्राहकों तक इसका सीधा फायदा पहुंच पाएगा? मेरे हिसाब से बैंक वाला भी है, वो एक समय जो लगता है, किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, 1 साल लगता है, क्योंकि वो उनकी अपनी बैलेंस शीटें, आपको पता है पेट्रोल का भी रेट जब कम होता है तो एकदम कम नहीं होते, वो भी एडजस्टमेंट होते हैं। उसके बाद प्रोसेस का जो टाइम है, चाहे वो बैंक का है चाहे ये जीएसटी का है, इसका टाइम तो आना ही है, लगना ही है। वो उसका इम्फेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा पब्लिक को, आप भी नहीं मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो वो आप इन्फ्लेशन को चेक कर लीजिए, इन्फ्लेशन अगर डाउन जा रही है तो इसका मतलब इफेक्ट आ रहा है। दूसरा सवाल मेरा सर शिक्षा संस्थानों को लेकर था। आप काफ़ी सारे शिक्षा संस्थानों से जुड़े हैं। ऑनलाइन शिक्षा की अगर बात करें तो 18% जीएसटी दर है, आप इसे कितना सही मानते हैं? इसे कैसे देखते हैं? मैं इसकी नॉलेज मेरे पास नहीं है कि शिक्षा संस्थाओं पे 18% टैक्स अगर है तो ये टैक्स तो एजुकेशन बेस, हेल्थ एजुकेशन जो सिस्टम है वो एकदम
फ्री होना चाहिए, टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। क्योंकि यही अगर मेरे फादर ने अच्छी एजुकेशन नहीं ली होती, वो भी सरकार ने पढ़ाया था, उन्होंने ना ली होती तो ये विक्टोरिया साम्राज्य जो बना हुआ इतने 10-15 हज़ार लोग इसके अंदर काम करते हैं और कई हज़ार करोड़ का वो जनरेट करता है, वो पॉसिबल ही नहीं था। वो एजुकेशन फ्री होने के करके कई जितने पैसे खर्च नहीं कर रहे उससे कई कई गुना। एक सिंपल सी एग्जांपल है, कोई इंजीनियर 4 साल में इंजीनियर बनता है तो कितने साल सर्विस देता है? अब सोचो, बताओ, 40 साल, 50 साल। एक डॉक्टर बनता है 4 सालों में तो कितने साल वो सर्विस देता है? 40 साल, 50 साल। तो वो 40-50 साल सर्विस के पीछे टैक्स नहीं देता। जब डॉक्टर बनने के बाद वो टैक्स नहीं देता तो क्या वो पिछले अपने पैसे एजुकेशन के पैसे नहीं दे रहा? वो है क्या उसने इंजीनियर ने जो काम करा उससे जो प्रोडक्ट बना, चाहे वो डिफेंस का प्रोडक्ट बना, चाहे वो ऑटोमोबाइल का बना, चाहे वो रोड के लिए कुछ बना, चाहे ट्रैक्टर बना, कुछ भी इंजीनियरिंग गुड्स बनाया तो उसकी सैलरी के पीछे उसने टैक्स नहीं दिया। उसने हर कपड़ा खरीदा तो टैक्स नहीं दिया, और उसको आपने नहीं दिया, उसको आपने अनाज फ्री नहीं दिया, आपने उसको पानी फ्री नहीं दिया, उससे सबके से पैसे चार्ज कर। तो वो जो चीज़ है इससे दिखाई देता है कि पीछे वहाँ टैक्स स्ट्रक्चर कहाँ पर क्या चीज़ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। हेल्थ के ऊपर कोई भी टैक्स जो है गलत है। बिल्कुल, आपने कहा कि एजुकेशन में टैक्स नहीं होगा तो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर ही एक सवाल है, आजकल के युवा जो व्यापार करना चाहते हैं, जो नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि कम जीएसटी और ज़्यादा मुनाफा जिसमें उन्हें हो सके, ऐसा क्या व्यापार वो सेटअप करें? व्यापार को किसी के लिए बताया नहीं जा सकता कि आप ये करो, लेकिन क्या ये उनके लिए सुनहरा मौका है? जीएसटी से इसका कोई लेना देना नहीं, टैक्स से इसका कोई लेना देना नहीं, ये अपनी जील है। जब हमारे फादर ने शुरू किया तो बहुत सारी बंदिश थी। जब हम कुछ भी ईएसआई पीएफ लगाने के लिए भी बंदिश, सेल टैक्स के लिए भी बंदिश, फिर एक्साइज नया आ गया तो एक्साइज के टैरिफ में इतनी सारी कागजों पे साइन कराने की कितनी बंदिशें, फिर भी उस वक्त लोगों ने व्यापार शुरू किया। तो इसका मतलब व्यापार से, मगर इसका एक फार्मूला है कि जो भी काम आपके सामने आया उसको ईमानदारी से करना, और रिजल्ट के लिए इमीडिएटली नहीं देखना। 9 साल का पीरियड है, 9 साल का साइकिल है, कर्मा साइकिल। 9 साल के साइकिल के बाद आपने जो पीछे 9 साल किया वो आज की आपकी प्राप्ति है। अपनी प्राप्तियों को आप चेक करिए और अपनी डाउनफॉल को चेक करिए। अपने पिछले 9 साल को चेक करते जाइए, फिर अगले साल जब आएंगे तो फिर 8वें साल को देख लेना, फिर 7वें साल। जो भी 8 साल पहले किया था 2 साल बाद देख लेना, 6 साल बाद किया था 3 साल बाद देख लेना, दिखाई देगा। जो आज कर रहे हो उसमें कितनी डेडिकेशन है और क्या क्या कमी है वो पीछे वाली चेक कर लो तो आपको पता लग जाएगा। तो वो 9 साल का जो पेशेंस वाला है, जो भगवान कृष्ण ने कहा कर्म कर फल की इच्छा मत कर, उन्होंने ये कहा फल को देख मत, फल तुझे मिलना है, इच्छा की बात नहीं है। वहाँ उन्होंने बोला फल तो तुझे मिलना है, मगर तू अभी से फल के पीछे लग गया तो तेरा ध्यान फल की तरफ जाएगा, मेहनत की तरफ नहीं जाएगा, कर्म की तरफ नहीं जाएगा। वो जो बताने का तरीका है ना, कर्म कर फल की इच्छा नहीं कर, वो ऐसा नहीं है। फल तो कर्म करोगे फल नहीं मिलेगा, ये तो कहीं है ही नहीं, कहीं भी नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं अगर तुम्हारा ध्यान जो है फल पे लग गया, काम पे ना लग के फल पे लग गया, प्रॉफिट पे लग गया, तो हमारे को बिजनेसमैन के लिए सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले एम्प्लॉइज को पैसा चला जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाए, क्या कहते हैं, सारे टैक्स गवर्नमेंट के पूरे हो जाएं, और सारे देने के बाद जो लेफ्ट ओवर है वो व्यापारी का, जो बच गया, जैसे आपने खाना खाया तो जो वेस्ट है वो तुम्हारा है, तो तुम उसको प्रसाद की तरह लोगे तो तुम आगे बढ़ते जाओगे। नहीं तो फिर अगर वो देखोगे मेरे को घाटा हो गया और 8-10% प्रॉफिट होना था, 9% हो गया, घाटा हो गया, वो घाटा तो नहीं हुआ आपको। बिल्कुल।
वो देखने का नजरिया बदलना होगा और काम करना होगा, तभी बस आगे इसमें बढ़ कुछ पाएंगे। आज हमने बात की टैक्स पर, आज हमने बात की एमएसएमई पर, 4 स्लैब से 2 स्लैब घटकर पहुंचा, किसको कितना फायदा मिलेगा, कई सारी बातचीत की। लेकिन एसएस बांगा जी एक बड़े उद्योगपति हैं, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं। इसी लिहाज से मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपके पास भी वक्त की कमी है। सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जो जीएसटी 2.0 अभी बदलाव हुआ है, ऐसा कोई सुझाव जो असरदार हो और व्यवहारिक हो? सरकार को जब रिफॉर्म आया तो इसके बाद के जो रिफॉर्म जो है उसके ऊपर वर्किंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और रेगुलर सरकार जो है एफआईए और एफसीसी जितनी भी एकमे है, फिक्की है, सैम बॉडी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या और दूसरी फार्मास्यूटिक से, उन सब के सुझाव सरकार को समय समय पे मिलते रहते हैं। और उससे अभी इसमें जो टैक्स स्लैब का तो ठीक हुआ है, मगर पेपर वर्क में अभी भी बहुत जगह पे ऐसा है कि उसके पेपर वर्क अभी भी थोड़ा ठीक होना बाकी है। वो एक रिफॉर्म प्रोसेस है। ये जैसे इसको एक प्रोसेस लगा एक्साइज से जीएसटी में आने का, जीएसटी का सेकंड रिफॉर्म आया, ये प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा और इसको ठीक होता ही जाएगा। पेपर लोगों के अंदर डर नहीं होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट का। उसको जो व्यापारी होता है वो चोरी के लिए नहीं करता काम, वो काम के लिए काम करता है। तो उसको एक अच्छा लेवल मानना चाहिए कि ये लोग काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट है। अब वो जब सब उसको नज़र जो है वो ठीक होनी चाहिए, उससे फिर काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं यूरोप गया था तो मेरे पास कोई एक आर्टिकल था जो मैं सैंपल के तौर पे ले गया था। तो उसके ऊपर उसको इस वेरी लॉन्ग 1990 की बात है, तो एक सैंपल हम जब लेके गए तो वो सैंपल को हाथ में कैरी करके गए थे। तो उसकी कास्ट मैंने उसको बोला ये 5000 का है। तो उसने जो उसका कस्टम अधिकारी था उसने बोला जी मेरे बुक में ये महंगा है, दैट आई ट्रस्ट यू। तो उसने मेरे को ट्रस्ट करके वो बाहर दिया, और वो एक्चुअल में 5000 से ज़्यादा था, बट एज ए ह्यूमन ही ट्रस्ट मी, नॉट द बुक। बट हमारे को ये जो कल्चर देना है, हमारे को कहीं से कस्टम से आते डर लगे, क्यों लगे भाई, अपने देश में आए हैं, किस लिए कोई हमें क्यों छेड़ेगा? हम सिटीजन हैं। जो काम खराब करने वाले हैं वो शायद 0.1% भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होंगे, मगर उसके करके 99% को गलत नज़र से देखा जाए, वो जो है एक बड़ा अजीब सा फील आती है। तो वो फेयरनेस, वो ओपनपन जो है ना अब आ रहा है। अब लोग ऐसे देख रहे हैं, सरकारें भी उस तरह से ओपननेस में ला रही हैं। तो ये चेंज तो समय के साथ हमारी मेंटेलिटी, हमारे पर अंग्रेज़ों ने राज किया दूसरों को, वो कई चीज़ें खून में बसी हुई हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। और आप बच्चे भी आप जो देखते हो उससे पेमेंटें करते हैं, डिजिटल हो गए हैं। तो हर डाटा सरकार के पास है, किसके पास कितनी आमदन आ रही है, कितना खर्च कर रहा है, हर चीज़ उसके पास है, कुछ भी छुपा नहीं है, और कोई भी छुपाना भी नहीं चाहता। तो इससे पॉलिसी बनाना आसान हो जाता है, काम करने आसान हो जाते हैं, डाटा आने शुरू हो जाते हैं, माइंडसेट जो यंग जनरेशन नए अफसर आएंगे वो उनका सोचने का तरीका बदलता है, उससे चेंज आ रही है जी। इससे प्रोसेस बिल्कुल, और मकसद यही है जीएसटी में बदलाव का भी कि ये सिर्फ कागजी तौर पर नहीं बल्कि ज़मीनी तौर पर भी असरदार हो। और मेरे साथ एसएस बांगा जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका वक्त देने के लिए। तो जिस तरीके से इन्होंने जीएसटी में बदलाव को लेकर अपनी सोच रखी और दूरदर्शी सोच के साथ इन्होंने बताया कि क्या क्या बदलाव होंगे, और सरकार को भी सुझाव देने का काम किया, किसको क्या करना चाहिए, कितना असरदार साबित होगा। ये वाकई आज हमारी ये बातें उद्योगपतियों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए और समाज सभी के लिए अहम साबित होगी। तो आप हमारे इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को अभी तक शायद जीएसटी में बदलाव के बाद क्या कुछ बदलने वाला है समाज के अंदर, वो नहीं पता चल पाया है। बाकी यही मैं आशा करूँगी किसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए और अपना प्यार हमें दीजिए।